धुरंधर 2 एक ब्लॉकबस्टर हिट। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक फिल्म है या फिर कुछ और? आज हम एक वायरल एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे जो ये दावा करता है कि ये फिल्म असल में एक बहुत सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। तो इस एनालिसिस का जो सबसे बड़ा दावा है वो सच में चौंकाने वाला है। वो ये कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल एड है जिसे फिल्म का चोला पहनाया गया है। तो सवाल ये है कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। और हैरानी की बात ये है कि इसकी शुरुआत होती है फिल्म के पहले ही फ्रेम से। जी हाँ, इसके डिस्क्लेमर से, जो हमें इसके असली इरादों के बारे में कुछ हिंट्स देता है। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो फिल्म लीगली ये कह रही है कि सब कुछ फिक्शन है, काल्पनिक है, लेकिन दूसरी ही तरफ इसमें असली नेताओं, असली घटनाओं और असली आर्काइव फुटेज का इस्तेमाल किया गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये डबल गेम क्यों खेला जा रहा है? इस एनालिसिस के मुताबिक ये डिस्क्लेमर सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है। नहीं, इसे एक लीगल चीट कोड की तरह यूज किया जा रहा है। एक ऐसा तरीका जिससे सच और फिक्शन के बीच की लाइन को जानबूझकर धुंधला कर दिया जाए, ताकि जो देखने वाला है वो कंफ्यूज हो जाए। अच्छा, तो फिल्म आखिर ये करती कैसे है? चलिए, अब उन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स पर एक नज़र डालते हैं जिनके बारे में ये एनालिसिस दावा करता है कि फिल्म इनका इस्तेमाल अपनी कहानी को भरोसेमंद बनाने के लिए करती है। तो पहली टेक्निक है इमोशनल प्राइमिंग। अब ये है क्या? ये बेसिकली दिमाग के साथ खेलने का एक तरीका है। इसमें पहले ऑडियंस की भावनाओं को एक खास तरफ मोड़ा जाता है ताकि वो आगे आने वाले मैसेज को बहुत आसानी से मान ले। इसको समझने के लिए जो उदाहरण दिया गया है वो कमाल का है। जरा सोचिए, कोई आपको पहले एक तेज मिर्च खिलाए और फिर अपनी मिठाई बेचने लगे। फिल्म भी बिल्कुल यही कर रही है। ये पहले डर, राष्ट्रवाद और गुस्से जैसे इमोशंस को भड़काती है और फिर अपने पॉलिटिकल मैसेज को उस इमोशनल जलन के एकमात्र इलाज के तौर पर पेश करती है। लेकिन सिर्फ इमोशंस को तैयार करना ही अकेला तरीका नहीं है। नहीं, जो अगली टेक्निक है वो और भी ज्यादा क्लेवर है, और इसका कनेक्शन इस बात से है कि फिल्म अपने विलेंस का इस्तेमाल कैसे करती है। जरा सोचिए, अगर थानोस खुद ये कहे कि वो स्पाइडरमैन से डरता है तो क्या होगा? सब फौरन मान लेंगे कि स्पाइडरमैन सच में बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये तारीफ उसके सबसे बड़े दुश्मन की तरफ से आ रही है। बस यही वो साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे फिल्म इस्तेमाल करती है। जब दुश्मन हीरो की तारीफ करता है तो वो किसी दोस्त की तारीफ से कहीं ज्यादा भरोसेमंद और पावरफुल लगती है। चलिए, अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है फैक्ट्स यानी तथ्य। अब यहाँ पर फिल्म की कहानी की तुलना असली दुनिया के सबूतों, डेटा और रिपोर्ट से की जाएगी। फिल्म में दिखाया जाता है कि विदेशी ताकतें हीरो के खिलाफ थीं, लेकिन एनालिसिस में जो सबूत पेश किए गए हैं वो एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। जैसे कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने चुनाव जीतते ही बधाई दी थी, और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आईएसआई के एक पूर्व चीफ ने भी उनके हक में बयान दिया था। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा फैक्ट चेक किया गया है वो है नोटबंदी को लेकर। फिल्म इसे टेररिज्म और फेक करेंसी के खिलाफ एक बहुत ही बोल्ड और कामयाब मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाती है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। फिल्म 60,000 करोड़ रुपए के नकली नोटों की एक बहुत बड़ी पिक्चर दिखाती है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डेटा क्या कहता है? वो बताता है कि नोटबंदी के बाद सिर्फ 43 करोड़ रुपए की फेक करेंसी मिली। इन दोनों आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। और ये एक नंबर सब कुछ साफ कर देता है। 99.3%। आरबीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक बैन किए गए नोटों में से लगभग सारे के सारे यानी 99.3% बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। इसका मतलब ये निकाला गया कि जिसे ब्लैक मनी कहा जा रहा था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सक्सेसफुली सिस्टम में वापस आ गया। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये जो छोटा सा लगभग न दिखने वाला पर्पल बार है, ये है 43 करोड़ की फेक करेंसी, और इसके ठीक बगल में जो ये पहाड़ जैसा ऊंचा टावर है, ये है 15 लाख करोड़ से ज्यादा के वो नोट जो सिस्टम में लौट कर आए। ये विजुअल अपने आप में बता रहा है कि दोनों के बीच का अंतर कितना ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो फिल्म हमें नहीं दिखाती, क्योंकि कई बार जो छुपाया जाता है वो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल कहानी कहता है जो हमें दिखाया जा रहा है। इस टेक्निक को कहते हैं प्रोपेगेंडा बाय ओमिशन।
मतलब जानबूझकर कुछ चीजें छोड़ देना। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑडियंस के सामने एक आधी अधूरी तस्वीर रखना और उन फैक्ट्स को गायब कर देना जो कहानी पर सवाल उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एनालिसिस ये बताता है कि फिल्म पीएम मोदी के पाकिस्तान विजिट का जिक्र तो बड़े जोर शोर से करती है, लेकिन ये नहीं बताती कि उसके ठीक 8 दिन बाद पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ था। इस जानकारी को हटा देने से फिल्म की जो स्ट्रॉन्गमैन वाली इमेज है वो और मजबूत हो जाती है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, और भी बहुत कुछ है जो फिल्म की कहानी से गायब है, जैसे पुलवामा हमले से पहले मिली कई इंटेलिजेंस वार्निंग्स, 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प। तो सवाल तो उठता है कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी इतनी जरूरी घटनाओं को फिल्म की कहानी से बाहर क्यों रखा गया। और अब हम आते हैं इस एनालिसिस के आखिरी और शायद सबसे गंभीर आरोप पर, वो ये कि ये फिल्म सिर्फ हिस्ट्री की किताबों को ही नहीं बदल रही, बल्कि ये लोगों की अपनी खुद की यादों को फिर से लिखने की कोशिश कर रही है। इसके लिए एक खास साइकोलॉजिकल टर्म का इस्तेमाल किया गया है, गैसलाइटिंग। ये मैनिपुलेशन का एक ऐसा तरीका है जहां किसी को उसकी अपनी ही यादों और एक्सपीरियंस पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। सोचिए, ये फिल्म उन लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस को बदलने की कोशिश कर रही है जिन्होंने नोटबंदी की लंबी लाइनें देखी हैं या जो आतंकी हमलों की खबर सुनकर शॉक में थे। ये उन यादों को पकड़कर कहती है कि नहीं, जो महसूस हुआ, जो देखा, वो असली कहानी थी ही नहीं। असल में हो क्या रहा है, ये दुखद घटनाओं और त्रासदियों को मास्टर स्ट्रोक और क्लीन ऑपरेशंस में बदल रही है। ये कोशिश है मुश्किल और दर्द भरी यादों को हटाकर उनकी जगह एक आसान, हीरो वाली और कामयाब कहानी को फिट करने की। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब सिनेमा जैसी पावरफुल चीज किसी की जी हुई यादों को ही दोबारा लिखने लगे, तो फिर सच्चाई का असली मालिक कौन है।